हेलो गाइस, क्लास 12th के स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं हम होम साइंस का यूनिट 5। मैंने अभी तक 1 2 3 4 वन शॉर्ट वीडियो चारों यूनिट्स की डाल दी है और अब यूनिट 5 करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ जो मैम का पैटर्न है वही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइज रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहला आता है इसमें चैप्टर 1। यूनिट के अंदर जो सब चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें आपकी बहुत ही छोटी यूनिट है और बहुत ही कम मार्क्स की होती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि होम साइंस में एक एक टॉपिक क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको छोटे छोटे नंबर करके ही तो आप फुल मार्क्स लेके आओगे ना, तो आपको मेक श्योर कि आप हर बात ध्यान से सुनो और पूरी वीडियो ध्यान से देखो। चैप्टर 1 है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, आप किसी का स्वागत कैसे करते हो। सिंपल सी बातें कहते हैं ना कि ही डिड अ वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी, उसने बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्वागत किया। हम किसी की शादी में गए, हॉस्पिटैलिटी लोग करते ही है ना, स्वागत करते हैं, किसी के घर जाते हो तो वो हॉस्पिटैलिटी होती है, राइट। हॉस्पिटैलिटी का इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गेस्ट एंड द होस्ट, जहाँ पे कोई गेस्ट होगा कोई होस्ट होगा। अगर मैं वेडिंग की बात करूँ तो मान लो किसी ने वेडिंग करी है, तो वो क्या हो गया, जिसने वेडिंग करी है वो कौन है, वहाँ पे होस्ट है, और बाकी के जो लोग अंदर आएंगे वो कौन होंगे, गेस्ट होंगे। या फिर मैं बोलूँ कि मेरे घर पे आज बर्थडे पार्टी है, जल्दी से आ जाओ, तो मैं क्या हो गई, मैं क्या हूँ यहाँ पे, होस्ट हूँ, और आप लोग आओगे बर्थडे पे तो वो क्या हो गया, गेस्ट हो गया। इट इन्वॉल्व्स वार्मली रिसीविंग एंड एंटरटेनिंग गेस्ट विथ फूड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोगों के साथ वार्मली उनको आप रिसीव कर रहे हो, लोगों के साथ बहुत वार्मली, मतलब गर्म नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ, ठीक है, उनको आप रिसीव कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो अपने गेस्ट को, खाना खिला रहे हो, फूड खिला रहे हो, बेवरेजेस, बेवरेजेस का मतलब होता है उन्हें चाय पानी पूछ रहे हो, एंड एकोमोडेशन टू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड सेफ। और उनको क्या दे रहे हो, एकोमोडेशन दे रहे हो। जैसे गेस्ट रूम होता है काफ़ी जगहों पे, घरों में होता है कि भाई ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे आप ले जाओ आराम करो, उनको एकोमोडेशन दे रहे हो। तो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी एक रिलेशनशिप है बिटवीन गेस्ट और होस्ट, जो कि एक ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो एक ऑर्गेनाइज हो रहा है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप है, जहाँ पे एक गेस्ट को वहाँ पे जैसे आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आपके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कुछ आपके होस्ट के हैं। तो होस्ट के क्या काम है कि वो अगर वो आ रहे हैं तो आप उनको वार्मली रिसीव करो, उन्हें एंटरटेन करो, उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें चाय पानी पूछो और उन्हें आराम से जगह दो रहने की। हो सकता है मेरी आवाज़ आज थोड़ी अजीब सी लग रही हो, क्योंकि अभी भी मेरा जो कोल्ड है ना वो ठीक नहीं हुआ है, तो मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। कोर डिपार्टमेंट्स इन होटल। कोर डिपार्टमेंट्स क्या होता है होटल के अंदर, अ होटल फंक्शन लाइक अ लेवल ऑयल्ड मशीन। वहाँ पे क्या है, अगर आपने देखा होगा होटल्स कैसे गेस्ट को अपने बुलाते हैं थ्रू इट्स वेरियस डिपार्टमेंट, राइट। तो आपके लिए एक होटल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो या होटल में काम कर रहे हो तो होटल में कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, एक फ्रंट ऑफिस होता है। अगर मैं होटल के अंदर अदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो पहला डिपार्टमेंट है आपका फ्रंट ऑफिस, जहाँ पे क्या होता है, एक आपका नर्व सेंटर है जो कि आपका फेस ऑफ द होटल है, जो कि आपका मेन फसाड है, मतलब होटल के अंदर घुस रहे हो, वहाँ पे आपका एक रिसेप्शन टाइप है। इट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ गेस्ट। और वो क्या होता है, आप वहाँ पे अपने गेस्ट से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, हेलो सर वेलकम टू माई होटल। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लीला होटल में हो या किसी भी होटल में हो तो आप क्या बोलोगे कि वेलकम सर, कम इन, है ना। तो वो क्या है, एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, या फिर लास्ट पॉइंट। अगर वो बंदा निकल रहा होगा, घुसेगा, तो फर्स्ट पॉइंट है ना कि अब वो घुसा, उसने पूछा हाय सर, हेलो, आइए आप हमारे होटल में, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया गेस्ट और होस्ट का। उसके बाद वो जब निकल रहा है तब आप किसी होटल में बोलोगे ओके सर बाय, थैंक यू, कम अगेन। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि व्हाट इज द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर अ गेस्ट इन होटल। तो होटल में क्या होता है, आपका फ्रंट ऑफिस होता है, जिसको हम अपना नर्व सेंटर भी बोलते हैं। द गेस्ट साइकिल इट हैज़ 4 स्टेजेस। अगर मैं एक गेस्ट साइकिल की बात करूं कि एक गेस्ट आ रहे हैं तो उसकी 4 मेन स्टेजेस होती हैं। पहला होता है प्री अराइवल। प्री अराइवल का मतलब है जहाँ पे आपकी रिजर्वेशन हुई भी है या बुकिंग हुई भी है। मैक्सिमम टाइम ताज जैसे होटल्स हो गए, बड़े होटल्स हो गए, उसमें ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी होती है। वहाँ पे आप ऑलरेडी प्री अराइवल, आपने पहले अराइव कर लिया ना, आपने बुकिंग कर ली अपनी। अराइवल, अब मेन अराइवल कब है, जब आप उसमें चेक इन कर रहे हो। मान लो मैंने अपना होटल बुक कर लिया 3 दिन बाद का, तो वो मेरा प्री अराइवल है। जब मैं 3 दिन बाद उस होटल में जाऊंगी वो मेरा पॉइंट ऑफ अराइवल है, वो मेरा अराइवल कहलाएगा। वो मैं चेक इन कर रही हूँ, लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं, हेलो मैम कम इन,
माई होटल। तो बैगेज वगैरह उठा रहे हैं, मेरा सामान उठा रहे हैं, वो सब हैंडल कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब वहाँ पे आप अंदर घुस गए होटल में, आपसे उन्होंने फ्रंट ऑफिस में बातचीत करी, अब आप अंदर घुस गए, अब वहाँ पे क्या है, आपको सर्विसेज मिल रही हैं कि आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, उनको उनकी जो रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा करिए एक पोहा भिजवा दीजिए, ऊपर खाने के लिए बोल रहे हो, या फिर आपने बोला पानी खत्म हो गया, पानी भिजवा दो। तो ये सब क्या है? ये सारी ऑक्यूपेंसी का पार्ट है कि अब आप वहाँ पे रह रहे हो, होटल के अंदर घुस गए, ठीक है, अराइवल ले लिया। ऑक्यूपेंसी मतलब अब आप जब रह रहे हो वहाँ पे आप उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहे हो, क्या क्या मेरे गेस्ट को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्या क्या उनको मटेरियल चाहिए, पूरे टाइम कॉल पे अवेलेबल रहना। टेलीफोन एक्सचेंजेस ड्यूरिंग द स्टे, तो पूरे टाइम आप उनके साथ कॉल पे कनेक्टेड रहते हो। आपने देखा होगा कितने सारे फ़ोन कॉल्स और कितने सारे लैंडलाइंस लगे होते हैं होटल्स के अंदर कि कोई भी गेस्ट मिस ना हो। किसी ने खाने का ऑर्डर किया, किसी ने पानी के लिए किया, किसी ने किसी चीज़ के लिए किया। तो ऑक्यूपेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिपार्चर क्या होता है? चेकआउट। जब आप चेकआउट करोगे वहाँ पे आप बिल सेटलमेंट करोगे कि सर आप इतने दिन के लिए आए हो, आपको मेरी हमारी सर्विसेज अच्छी लगी तो आप बिल सेटल कर दो। एंड अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, अगर आप चाहो तो उनको वैन या स्कूटर ट्रांसपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड करोगे। आई होप समझ में आया हॉस्पिटैलिटी कैसे काम करती है। हॉस्पिटैलिटी ऐसी ही काम करती है। अगर हम अपने घरों में भी बोले तो कोई गेस्ट आता है तो आप उनके साथ क्या करते हो? मिलते हो, बात करते हो, फिर उनको ऑक्यूपेंसी देते हो, उनकी रिक्वेस्ट पूरी करते हो कि भाई तू पास्ता खाओगे, क्या खाओगे, मैगी खाओगे। जैसे छोटे बच्चे अगर आते हैं घर पे या फिर बड़े लोग हैं तो आपके लिए क्या बना दूँ, चाय बना दूँ, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक लोगे, उनको आप फुलफिल करते हो रिक्वेस्ट। और डिपार्चर के टाइम पे क्या होते हो? क्या तो वो, अगर वो आपसे बड़े हैं तो आपको पैसे दे जाएंगे, और आपसे छोटे अगर आप बड़े हो तो आप उनको पैसे वैसे दे दोगे या फिर उन्हें गिफ्ट वगैरह दे दोगे और बाय बोलोगे। तो ये घरों में जैसे होता है उसी तरीके से आपके होटल्स में भी होता ही है। होटल का तो आपको पता है नॉर्मल है। इसके बाद हम आते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे सेकंड में हाउस कीपिंग लिखा है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 3 पार्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री बता रही हूँ। होटल में पहला हो गया आपका फ्रंट पार्ट, जहाँ पे गेस्ट आता है, गेस्ट और होस्ट आपस में मिलते हैं, बात करते हैं और कैसे उनकी 4 स्टेजेस होती हैं। सेकंड पार्ट आता है आपका हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस। इतना बड़ा होटल है, बड़े बड़े देख लो आप, रेडिसन देख लो, लीला देख लो, इतने बड़े होटल को मेंटेन करने के लिए हाउस कीपिंग चाहिए। जो उनका स्टाफ है वो बेसिकली क्लीनलीनेस को ध्यान में रखेगा, मेंटेनेंस को रखेगा, एस्थेटिक अपकीप ऑफ द रूम, रूम को बड़ा एस्थेटिक सुंदर बना के रखेगा, बैक एरियाज के ऊपर ध्यान देगा, सराउंडिंग को क्लीन रखेगा। दे एंश्योर द रूम्स आर हाइजीनिक, और वो क्या ध्यान रखेंगे? सारे के सारे रूम सफाई वाले होने चाहिए। एक होटल का सबसे कहते हैं ना उनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, या फिर किसी ओयो रूम में 10 स्टार मतलब 4 स्टार रेटिंग मिली है। तो बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली पब्लिक फीडबैक है कि मुझे वहाँ की सर्विसेज अच्छी लगी। तो यहाँ पे हाउस कीपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि साफ सफाई, एक होटल है जो गंदा है, बड़ा है तो फ़ायदा नहीं है, बट अगर कोई एक छोटा भी है बट बहुत साफ सफाई से है, क्लीन है, तो मैटर करता है। एरियाज़ कैसे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको होटल का पार्ट है। उसकी सराउंडिंग कैसे है तो ये मैटर करती है। दे एंश्योर द रूम आर हाइजीनिक, तो हाउस कीपिंग का काम क्या है कि रूम सारे हाइजीनिक हो, सारी बेडशीट वगैरह चेंज करना, पानी वगैरह देखना। सप्लाई फ्रेश लिनन, लिनन मतलब उनको नई बेडशीट देना, नई क्विल्ट देना, नए गेस्ट आए हैं तो नई क्विल्ट, न्यू बेडशीट, न्यू लिनन, लिनन मतलब कपड़ा। एंड अरेंज फ्लोरल डेकोरेशन, अगर उनके रूम में फ्लोरल डेकोरेशन नहीं है, मान लो बहुत प्लांटेशन है या फिर वो सब चीज़ें नहीं है, तो वो थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह लगा दिया, मतलब अपने रूम की ब्यूटी बढ़ाना। कुछ लोग फोटो फ्रेम लगा देते हैं, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट, तो पहला मैंने बताया था फ्रंट, पहला क्या था? फ्रंट ऑफिस, फिर आया हाउस कीपिंग, और थर्ड पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, F&B डिपार्टमेंट। F&B डिपार्टमेंट क्या होता है? फूड एंड बेवरेजेस का डिपार्टमेंट, जहाँ पे 2 मेन सेक्शन के साथ काम करते हो। F&B प्रोडक्शन क्या करता है? किचन की देखता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली कुकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे 2 मेन चीज़ें, पहला होता है आपका प्रोडक्शन, जहाँ पे खाना बन रहा है, तो एक्चुअली में किसने कौन सा ऑर्डर दिया, अब खाना बन रहा है तो उसकी क्वालिटी चेक करना, प्रिपरेशन देखना कि हाँ ये सही से बन के डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, जो कि एक एग्जीक्यूटिव शेफ देखता है, ठीक है। F&B मतलब फूड एंड बेवरेज का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए कौन है? जो ये खाना बन रहा है, मान लो जैसे आपने देखा होगा हॉलीडे इन वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो आपके होटल्स होते हैं, उनमें क्या है, उनमें क्या होता है, आप 2 दिन रहो तो आपको प्रॉपर वहाँ पे बुफे
सिस्टम टाइप है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे बुफे सिस्टम टाइप है तो लोग वहाँ पे इतना सारा खाना खा रहे हैं, तो उसको कौन गवर्न कर रहा है, कौन बता रहा है कि हाँ ये सही है, यहाँ पे आज ये बनाना है, ये करना है। वहाँ पे एक होता है एग्जीक्यूटिव शेफ। वहाँ पे कौन होता है, एग्जीक्यूटिव शेफ। अब एग्जीक्यूटिव शेफ का काम ये है कि भाई खाना इस तरीके से बनाओ, प्रॉपरली बनाओ और उसको प्रिपरेशन को चेक करो। F&B सर्विस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग द फूड टू गेस्ट। ये चेक करता है, ये सर्विस दे रहा है बेसिकली। अगर एक रूम नंबर 9 पे कोई है तो खाना जहाँ पे बन रहा है शेफ ने बना दिया, शेफ ने चेक कर लिया, अब वो सर्विस सिस्टम दे के आ रहा है। तो एक ही है जो खाने को सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है रूम तक। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग द फूड टू गेस्ट इन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में प्रोवाइड कर रहा है, बैंकेट्स, ठीक है, बैंकेट हॉल वगैरह में कर रहा है, ये रूम सर्विस दे रहा है। अब इसका जो चैप्टर 2 है वो कहता है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कंज्यूमर की एजुकेशन की बात कर रहे हैं और प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर है कौन, कंज्यूमर वो है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करे। बेसिकली अगर मार्केट में कोई सर्विस है, फॉर एग्जांपल ऊबर हो गया, आजकल स्नैपडील आ रहा है, साफ सफाई वाले आ रहे हैं, आजकल नए नए ऐसे आ रहे हैं सर्विसेज, राइट, रैपिडो हो गया या फिर मैं बोलूँ जेप्टो हो गया, राइट। तो ये सारी सर्विसेज को हम कंज्यूम करें, वी आर द वन जो हम ले रहे हैं ये सर्विसेज। गुड्स क्या होता है, जो प्रोडक्ट हो गए, फॉर एग्जांपल दूध की थैली हो गई, बटर हो गया, ब्रेड हो गया, वी आर कंज्यूमिंग इट। तो एनी वन हु बाइज गुड्स, वो गुड्स को खरीदे या फिर सर्विस ले, हायर सर्विस फॉर पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए, नॉट फॉर रीसेल। अब वो आगे नहीं बेच रहा, वो डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रहा है। ही और शी इज द एंड कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं अपने घर पे किसी अर्बन क्लैब वाले को बुला रही हूँ, आई एम दी लास्ट कंज्यूमर, राइट। मैं आगे किसी को तो नहीं, मतलब रीसेल तो नहीं कर रही ना, यहाँ से सामान खरीदा आगे बेच दिया, नहीं। यहाँ पे क्या है, एनी वन हु बायज एनी गुड, कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है या कोई सर्विस खरीद रहा है फॉर पर्सनल यूज, अपने लिए, बाय पेइंग अ प्राइस, और उसके बदले में पैसे दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। वो क्या होता है, कंज्यूमर होता है, ठीक है। वाई डू वी नीड कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करने की जरूरत है। खुद बताओ, अगर कोई आदमी सामान खरीद रहा है, सर्विस खरीद रहा है, क्या उसको पढ़ा लिखा या फिर उसे पढ़ाने की ज़रूरत है? क्यों? टुडेज मार्केट इज़ फ्लडेड विथ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। आजकल की जो मार्केट है उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और कॉम्प्लेक्स है। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, इतनी सारी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट, आप 5 मिनट चलाओ इतनी ऐड चल रही होती है, राइट। आप फ़ोन में देखोगे इतनी ऐड है, मतलब होर्डिंग बोर्ड्स पे इतनी ऐड है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड, तो आपको अपने कंज्यूमर को पढ़ाना पड़ेगा, बेसिकली एजुकेट करना चाहिए टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, जिससे कि वो सही डिसीजन ले। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 कंपनियां हैं जो चॉकलेट बेच रही हैं, उसको पता है कैडबरी भी है, आजकल सनफीस्ट भी है, या बिस्किट्स हैं, पार्ले जी भी है, डार्क फैंटेसी भी है। तो उसमें क्या है, कंज्यूमर पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा इसका ये प्राइस है, इसकी ये वर्थ है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डला हुआ है। अगर कंज्यूमर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कुछ भी खरीदेगा। तो दैट्स वाई कंज्यूमर एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक करेक्ट चॉइस, जो वो अपने लिए सही डिसीजन ले पाए, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग चीटेड। कुछ लोग होते हैं जो गलत चीज़ें बोल के अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इसलिए एक कंज्यूमर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिससे कि वो सही डिसीजन ले और उसके बाद वो अपने आप को बचा सके कि कोई उसे चीट ना कर पाए। कॉमन कंज्यूमर प्रॉब्लम, अब कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या होती है, अडल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा देखी जाती है, अडल्ट्रेशन। क्योंकि चीज़ों को सस्ता बनाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर इन मिल्क, मिल्क को सस्ता बनाने के लिए पानी डाल देंगे तो क्या हो गया, पानी, दूध क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो इस तरीके से अडल्ट्रेशन करी जाती है। बट लोगों को अगर पता ही नहीं होगा तो कोई भी उन्हें बेवकूफ़ बना के महंगे में बेच देगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अडल्ट्रेशन प्रोसेस, जहाँ पे क्या है, दूध में पानी मिला दिया है, या फिर चिली पाउडर है, चिली पाउडर हर कोई खाता है, मिर्च का पाउडर, उसमें ब्रिक का पाउडर डाल दिया। चिली महंगी है तो ब्रिक डाल दिया, थोड़ा सा मिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस को कम करने के लिए। तो ये होता है आपका अडल्ट्रेशन। डिफेक्टिव वेट एंड मेजर, डिफेक्टिव वेट एंड मेजर आपने देखा होगा, तोलते पे सब्जी लेने जाओ, तोलते पे जाओ, पहले आता था कि दोनों तराजू के नीचे ना थोड़ा वेट लगा देता था, एक तराजू के नीचे वेट लगा देता था जिससे कि वो नीचे आ जाए, राइट। जैसे जो सब्जी बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, वो तराजू के नीचे कुछ हल्का सा वेट लगा देते थे जिससे कि कम सामान डालें और उसका वेट नीचे आ जाए। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, डिफेक्टिव वेट कर देते हैं। शॉपकीपर मैनिपुलेटिंग वेइंग स्केल्स, जो उनकी वेइंग मशीन होती है उसके वेट के साथ खिलवाड़ करते हैं
टू गिव लेस प्रोडक्ट, जिससे उन्हें कम प्रोडक्ट देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो अमरूद में मतलब 1 किलो अगर कोई अमरूद खरीद रहा है 40 रुपए का, ठीक है, तो उसमें आइडियली 4 पीस आने चाहिए। उसने ऑलरेडी अपने वेट को इस तरीके से किया कि लो हो गया आपका 3 ही अमरूद दे दिए, तो उसको फायदा हो गया ना। तो सो दैट दे कैन गिव लेस प्रोडक्ट, इसलिए ये लोग मैनिपुलेट करते हैं वेइंग बैलेंस को, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स क्लेम, कुछ लोग कह रहे हैं आप इसको लगाओ 1 दिन में आपके बाल आ जाएंगे। फॉल्स क्लेम है, पॉसिबल है नहीं है, बट लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है प्रोडक्ट की बेनिफिट दिखा के कि भाई 10 किलो वजन कम कर रहे हैं 2 दिन में, पॉसिबल है नहीं है। कैसे एक दवाई खाने से 10 किलो वजन कम हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो आप ये फॉल्स चीज़ें बोल रहे हो, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। प्यूरियस फेक गुड्स, तो क्या होता है कभी कभार लोग, जैसे कि सब्यसाची है, हर कोई सब्यसाची का लहंगा तो नहीं खरीद सकता, या किसी बड़े ब्रांड का तो नहीं खरीद सकता, उसकी फर्स्ट कॉपी उसी के नाम से बेच देंगे। जैसे नाइकी है, नाइकी नहीं खरीद सकते अगर उसका कोई महंगा शूज़, तो सस्ते में उसका वर्जन लोकल मार्केट से खरीद लेंगे। लोग बेचते हैं लो नाइकी सस्ते में लो नाइकी। तो लोग क्या करते हैं, सेलिंग चीप इमिटेशन, मतलब सस्ती इमिटेशन ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का बेचते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो कि वाई कंज्यूमर शुड बी एजुकेटेड, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर वाई व्हाट आर द कॉमन कंज्यूमर प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें फेस करता है कंज्यूमर। अडल्ट्रेशन, मिलावट, डिफेक्टिव वेट बैलेंस पे वेट अलग कर देता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कि आपको मिसलीड करती है। फेक गुड्स, आप सस्ते के नाम पे कुछ भी मतलब बेच रहे हो, किसी भी ब्रांड को कॉपी करके बेच रहे हो, ठीक है। अब आता है कंज्यूमर राइट। आपको पता होगा कि जैसे कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं। बेसिकली एक कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है मार्केट से, जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। राइट टू सेफ्टी, कि हमें सेफ्टी मिले, जो भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोडक्ट दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ, ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए खतरा है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल लार्ज क्वांटिटी में किसी भी चीज़ में हमारे लिए खतरा है, जो वेजिटेबल ऑयल, बट लोग डाल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट प्रोडक्ट दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ। तो ऐसी चीज़ें जो हजार्डियस हैं, हमारी लाइफ के लिए गलत है, उससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हमें बताओ कि क्या क्वालिटी चल रही है मार्केट में, क्या क्वांटिटी होती है, क्या चीज़ प्योर है और क्या नहीं है। तो वी हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज अ कंज्यूमर। मुझे तो पता होना चाहिए ना कि भाई क्या क्वालिटी है मार्केट में। अगर एक दूध भी है तो क्या इसकी प्योरिटी है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट फेक तो नहीं है। ये सारी चीज़ों के लिए हम इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। राइट टू चूज़, आप कंज्यूमर पर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। एक्सेस टू वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, हमारे पास एक चूज़ करने के लिए आजकल तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है ब्रांड्स के बीच में और बिजनेसेस के बीच में कि वी एज अ कंज्यूमर हैज़ अ लॉट ऑफ चॉइसेस। राइट टू बी हर्ड, कि द राइट टू रिप्रेजेंट वन सेल्फ एंड बी हर्ड बाय कंज्यूमर कोर्ट इफ एक्सप्लॉइटेड। अगर किसी कंज्यूमर को ठगा जा रहा है, मान लो किसी कंज्यूमर, मतलब हम ही कंज्यूमर हैं, तो हमें अगर ठगा जा रहा है तो इस चीज़ के लिए हमारे को कंज्यूमर कोर्ट में हम अगर जाएंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें सुना जाए। दैट इज कॉल्ड एज राइट टू बी हर्ड। ऐसा नहीं है कि यार बड़ी कंपनी, मान लो आप नाइकी के बारे में कुछ बोल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी बात को अनसुनी ना करे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी बात को सुनी जाए, तो राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रेड्रेसल, मतलब क्या क्या है इसका, मतलब क्या है, द राइट टू गेट कंपेंसेशन और रिप्लेसमेंट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल आप जेप्टो से कुछ मंगा रहे हो, आपकी क्वालिटी बहुत बेकार निकली। फॉर एग्जाम्पल मैंने अवोकाडो मंगवाया, बहुत ही बेकार निकला, या फिर फंगस लगा हुआ निकल गया, तो यू हैव द राइट कि तुम्हें कंपेंसेशन मिलेंगे, उस चीज़ के पैसे मिलने चाहिए, या फिर उसको रिप्लेस कर दो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का रोल क्या है, राइट टू सीक रेड्रेस का मतलब क्या है। तो ये सारे आपके आ सकते हैं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है, द राइट टू एक्वायर नॉलेज, कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एंड बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट दी लाइफ। हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है वेजिटेबल ऑयल, कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हो, अगर एक पैकेट होता उसमें कहीं पे टेबल नहीं बनी है, मान लो कि इसमें इतना फैट्स है, इतना कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इट्स सो हार्मफुल फॉर अस, राइट। तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। 6 कौन से बताया मैंने, राइट टू
सेफ्टी, कोई भी हजार्डियस चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट टू बी इन्फॉर्म, प्योरिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, प्राइस के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट टू चूज़, हमारे पास वेराइटी होनी चाहिए टू चूज़ करने की, राइट टू बी हर्ड, अगर हमें कोई एक्सप्लॉइट करता है तो कंज्यूमर कोर्ट हमें सुने, राइट टू सीक रेड्रेसल, मतलब क्या क्या है यहाँ पे, रेड्रेसल का मतलब सिंपल होता है कि हमें कंपेंसेशन मिले, अगर हमें एक्सप्लॉइट किया गया है या फिर हमारे साथ अनफेयर हुआ है, ज़्यादा पैसे लिए गए हैं, तो हमें उसका पैसा मिलना चाहिए, रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एज एन कंज्यूमर हमें प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में हमेशा इन्फॉर्म रखना है। नेक्स्ट इसमें यही एक फोटो लगी हुई है अलग अलग कंज्यूमर राइट के बारे में, सेफ्टी के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, लीगल एक्शन बाय अ बिजनेस, वॉइस के बारे में, चॉइस के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या कंज्यूमर के राइट हैं वो तो आपको पता चल गया। एज अ कंज्यूमर हमारे पास ये 6 राइट्स हैं, अगर आपको प्रोडक्ट कोई गलत देता है तो आपके पास पूरा राइट है उसको बदलवाने का या फिर उसे कंपेंसेट करवाने का, है ना। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, ऑलवेज आस्क फॉर अ कैश रिसिप्ट, अगर आप कहीं से लोकल मार्केट से भी कुछ खरीद रहे हो तो आपके पास रिसिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। रिसिप्ट मतलब क्या है कि अगर आपने पेमेंट करी है ना, तो आपको बिल बना के देगा कि इस पर इतना टैक्स लगा है, GST लगा है, SST लगा है, उस सब आपको पता होना चाहिए। रीड लेबल केयरफुली, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले 3 चीज़ें ज़रूर चेक करो, इंग्रेडिएंट कि वो किस मटेरियल से बना है, MRP उसकी प्राइस क्या है, कभी कभार लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, 20 लिखा है आपसे मांग रहे हैं लो भाई 30 रुपये में ले जाओ, 25 रुपये में ले जाओ, जब उसके MRP 20 है तो आप 20 में ही लोगे ना। तो आपको MRP चेक करना चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP मतलब कितने में रिटेल प्राइस आप बेचते हो, मैक्सिमम MRP होना चाहिए। इंग्रेडिएंट क्या क्या मटेरियल है, एक्सपायरी डेट, वो बेचने की क्या डेट है। लुक फॉर स्टैंडर्डाइज मार्क्स बिफोर बाइंग, खरीदने से पहले स्टैंडर्डाइज मार्क्स को चेक करो, क्या ये हमारे लिए स्टैंडर्डाइज मार्क क्या होता है। एक कंज्यूमर के पास अगर आप देखोगे किसी भी प्रोडक्ट पे अथॉरिटी होती है, जैसे कि अगर ये खाने की चीज़ है और उसकी क्वालिटी सही है तो उसके ऊपर FSSAI का वो लगा होगा ट्रेडमार्क, मतलब कि वहाँ पे ये उनका मार्क लगा होगा कि हाँ ये सर्टिफाइड है, ये आप खा सकते हो। या फिर उसमें अगर एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसमें वहाँ पे AG मार्क लगा होगा। गोल्ड खरीदते हो तो बोलते हो ना हॉलमार्क ज़रूर चेक करना कि ये ओरिजिनल गोल्ड है या नहीं है। इसी तरीके से खाने को खरीदने से पहले स्टैंडर्डाइज मार्क चेक करो, क्या ये अप्रूव्ड हो चुका है FSSAI से, इसका मतलब ये है कि ये अथॉरिटी सही है, वो फूड अथॉरिटी है ना, तो चेक कर रही है हाँ ये चीज़ सही है। फाइल अ कंप्लेंट इफ़ चीटेड, अगर आपको चीट कर दिया गया है, जैसे आजकल क्या होता है ऑनलाइन में कभी 4 की जगह 3 ही प्रोडक्ट आए तो आप चीटी हो, तो आप क्या करोगे, कंप्लेंट करोगे फाइल। तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एज अ कंज्यूमर आपको कंप्लेंट करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज मार्क्स क्या होते हैं, ये यही होते हैं जैसे आपका मैंने बताया था ISI मार्क फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर गुड। आप कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अप्लायंस खरीद रहे हो, हेलमेट है या फिर सीमेंट है, तो ये इसके ऊपर ठप्पा जो होता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ऑथराइज्ड है, वो किसका होगा, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इफ़ वी हैव अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिकल हेलमेट्स गैजेट्स हैं तो उसके ऊपर कौन सी मार्किंग होनी चाहिए, देयर शुड बी अ मार्क ऑफ ISI मार्क बाय BIS, इशूड बाय BIS। तो मार्क कौन सा होना चाहिए, उसके ऊपर मार्क होना चाहिए ISI का। उसके ऊपर फिर एक नेक्स्ट आता है क्वेश्चन AG मार्क, ये होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अगर आप पॉटरी कर रहे हो या फिर मैं बोलूँ एग्रीकल्चर में आप कोई मोरिंगा बेच रहे हो, कोई भी आप मसाला बेच रहे हो या कोई भी आप हेल्थ की कोई चीज़ बेच रहे हो, हनी हो गया कुछ, तो उसके ऊपर AG मार्क ज़रूर होना चाहिए। तो आप चेक भी करोगे डाबर पे या कहीं पे तो AG मार्क ज़रूर होगा। FSSAI क्या होते हैं, FSSAI मीन्स मैंडेटरी फॉर ऑल फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कुछ भी खाने की चीज़ अगर आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो आपके खाने के सामान के ऊपर FSSAI का लगा होगा मार्क, और ज़रूर लगा होता है। आप लेस के पैकेट के पीछे भी देखोगे ना तो ये सारे आपको एक सिंबल बना हुआ दिखाई देगा कि इट इज़ अप्रूव्ड का सिंबल बना होता है कि FSSAI से अप्रूव्ड है,
ठीक है। हॉलमार्क क्या होता है? मेटल की चीज़ें, जैसे गोल्ड या सिल्वर होता है। हॉलमार्क आपको पता ही है, लोग कहते हैं ना हॉलमार्क चेक कर लेना कि 24 कैरेट से कम तो नहीं है। ये सारी क्वालिटी वगैरह के लिए ये सारे स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क्स बनाए गए हैं। सिल्क मार्क क्या होता है? 100% सिल्क के लिए, जब आप सिल्क की साड़ी लेने जा रहे हो तो उसके ऊपर सिल्क मार्क भी लगा होता है। वूल मार्क क्या होता है? 100% न्यू वूल। आजकल क्या होता है, लोग सस्ता करने के लिए ना मिलावट करते हैं और उसके ऊपर ये मार्किंग नहीं होती है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड मार्क लगा है। अगर किसी प्रोडक्ट पे ये लगा होगा, दैट मीन्स द प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड, तभी तो ये मार्किंग लगी है ना। FSSAI हो गया या फिर AG मार्क हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपको ये तो चेक करना ही है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट क्या है, MRP क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये तो चेक करना ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है। ISI किस लिए है? कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए। AG मार्क किस लिए? एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट के लिए। FSSAI किस लिए? मैंडेटरी फूड प्रोडक्ट, जो भी इंडिया में खाना सोल्ड हो रहा है। हॉलमार्क होता है आपका गोल्ड सिल्वर के लिए। सिल्क मार्क होता है सिल्क के कपड़े के लिए, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है और प्योर सिल्क एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिफाइन होता है, तो सिल्क मार्क होता है। वूल मार्क होता है आपकी ओरिजिनल वूल के लिए। अब हम अपने क्वेश्चंस करने वाले NCERT के क्वेश्चंस करेंगे, फिर PYQs करेंगे, MCQs करेंगे। चलो करते हैं। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड? किस दिन नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है? मतलब कंज्यूमर के पास फुल छूट है कि आप अपने लिए फ्रीडम है कि आपको चॉइसेस करनी है। वो जो 6 राइट्स बताएं, किस दिन वो अप्रूव हुए? December 24th। किस दिन होता है सेलिब्रेट? December 24th, द डे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिसीव द प्रेसिडेंट्स एसेंट। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो थ्योरी है, ये कब अप्रूव हुई थी? 1986 में, तो बहुत पुराना है ना। 1986 में ये बोल दिया गया था कि कंज्यूमर के पास ये 6 राइट है, और December 24th वो डेट थी। व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे? और किस दिन वो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मीन्स पूरे वर्ल्ड के कंज्यूमर, नेशनल मतलब इंडिया के, राइट, और वर्ल्ड का मतलब पूरे वर्ल्ड के कंज्यूमर। वो किस दिन है? March 15th, जो आपकी आने वाली है पेपर से अगले दिन। तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे क्या है आपका? March 15th, जो कि मेक श्योर करता है कि एवरी कंज्यूमर इज सेफ। द कैविट एम्परर रूल, ये क्या होता है आपका? व्हाट डज द लैटिन फ्रेज कैविट एम्प्टर मीन्स? इसका मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी अवेयर, जो बंदा खरीद रहा है उसको अवेयर रखो। इट हिस्टोरिकली मीन द बायर वॉज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स बिफोर बाइंग। जो भी बायर होता है, जो बंदा खरीद रहा है, वो हमेशा पहले क्वालिटी देखे चीज़ों की और तभी खरीदे। तभी कहते हैं ऑनलाइन में क्वालिटी कम पता चलती है, जैसे लोग कहते हैं, क्योंकि आप हैंड फील नहीं कर पा रहे, वो सब नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए ये स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इट इज़ कैविट एम्प्टर का मतलब ही यही था कि बायर शुड बी ऑलवेज अवेयर, योर कंज्यूमर शुड बी ऑलवेज अवेयर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज नाउ शिफ्ट सम ऑफ दिस टू बर्डन बैक टू सेलर, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया? वापस सेलर के पास कर दिया कि एक बायर को खरीदने से पहले गुड्स की क्वालिटी को चेक करे। सिंपल सी बात है कि कोई भी बायर है वो अपनी क्वालिटी पहले चेक करे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS, द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया? इसका क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कहते हैं ना कि ये तो BIS में लिखा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ है, जैसे सिल्क हो गया, जैसे फूड एंड बेवरेजेस हो गया, उसके जो इंडियन स्टैंडर्ड है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स अलग है ना हर चीज़ के। हमारा खाने का जो ऑयल कितना होना चाहिए, शुगर कितनी होनी चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड का जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो कौन होता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वही है जो हॉलमार्क लगाते हैं किसके ऊपर? गोल्ड और सिल्वर पे। BIS ही है जो कि आपके एग्रीकल्चर पे AG मार्क लगाता है। BIS ही है जो आपके इलेक्ट्रॉनिकल पे ISI मार्क लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। डिस्क्राइब 4 स्टेजेस ऑफ गेस्ट साइकिल। तो गेस्ट साइकिल के बारे में मैंने बताया ही है कि अगर एक गेस्ट घुसेगा, सबसे पहले प्री अराइवल होगा, कि वो अपनी इंक्वायरी पूछेगा, है ना। वो आपके यहाँ पे बेसिकली प्री अराइवल मतलब उसने आपके यहाँ पे बुकिंग करवा दी। बेसिकली अ गेस्ट हैव बुक द रूम फॉर। फिर अराइवल है, पहले आपने बुकिंग कर दी 2 दिन, दैट इज कॉल्ड एज प्री अराइवल। फिर 2 दिन बाद आप एक्चुअली जा रहे हो, वो आपका अराइवल कहलाता है। द गेस्ट रीचेज द होटल। अब वो गेस्ट जो है वो होटल में घुस चुका है, उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्टर करवाया। गेट देयर रूम कीज, जहाँ पे अराइवल के टाइम उसको चाबी मिलेगी, उसका लगेज वगैरह उसके रूम तक पहुंचा दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अराइवल। अराइवल क्या है? द गेस्ट रीचेज द होटल। अब वो होटल पहुंच चुका है, उसने रजिस्टर एट द रिसेप्शन, उसने रिसेप्शन पे रजिस्टर करवाया। गेट देयर रूम कीज, और उन्हें रूम की कीज मिल गई। लगेज इज हैंडल्ड बाय द बेल डेस्क, और जो होटल के लोग हैं वही उसका लगेज को हैंडल कर रहे हैं।
ऑक्यूपेंसी क्या है? नाउ दिस इज द टाइम वेयर द गेस्ट इज स्टेइंग इन द रूम, जहाँ पे आपको यू शुड बी वेरी मच एक्टिव ऑन टेलीफोन्स, है ना, जो भी यू आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट होटल सर्विसेज लाइक रूम सर्विस होगा, लॉन्ड्री अगर उन्हें कुछ धुलवाना है, मान लो कोई 10 दिन के लिए रहने आया है तो कपड़े भी धोएगा, लॉन्ड्री सर्विसेज हो गई, फूड सर्विसेज हो गई। सो द फ्रंट ऑफिस मैनेजेस देयर अकाउंट, ठीक है, या फिर उन्हें कोई ऑर्डर करना है तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेंसी क्या करती है, जो फ्रंट डेस्क है ना, जो आपका नर्व सेंटर है, रिसेप्शन पे बार बार लोग कॉल करके कांटेक्ट करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ISI मार्क एंड AG मार्क। तो ISI मार्क आपका क्या है, जो कि इशू कौन करता है, BISE करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो ये बताती है दैट द इंडस्ट्रियल मटीरियल हैज़ इट सर्टिफाइज द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। जो भी आपका इंडस्ट्री का मटेरियल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए, हेलमेट हो गए, प्रेशर कुकर हो गए, इनकी सेफ्टी को चेक करती है। ये क्या चेक करती है, क्या ये मशीन्स, ये जो आप बना रहे हो, मशीन बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या ये सेफ है, क्या इनकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये कौन करता है, ISI करता है। जो भी आपकी मशीन्स हो गई, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो गए, कौन करता है, दोबारा पूछ रही हूँ, ISI मार्क। और किसके द्वारा होती है, मतलब कौन ये इशू करता है मार्क, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। AG मार्क कौन करता है, AG मार्क आपका एग्रीकल्चर मार्क होता है, इशूड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन का काम क्या है, कि ये चेक करते हैं कि आपका प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसी है और उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। फॉर इट चेक्स द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जितने भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके स्पाइसेस हो गए, ऑयल हो गए, बटर हो गए, हनी हो गए, जो भी आप अपने फार्मिंग से उगा रहे हो, उसकी क्वालिटी को चेक करता है AG मार्क। नेक्स्ट आता है लिस्ट एनी 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। हाउस कीपिंग का काम क्या है, पहला तो यही है टू मेंटेन द हाइजीन इन द होटल, सेकेंडली टू हैव द क्लीनलीनेस इन ऑल गेस्ट रूम, टॉयलेट्स, पब्लिक एरियाज, मैनेजिंग द होटल लिनन, बार बार जो भी होटल के जो बेडरूम्स के जो कपड़े होते हैं, है ना, बेडशीट हो गए, पिलो कवर हो गए, उन सबको मैनेज करना, उनको चेंज करना, टॉवल्स वगैरह प्रोवाइड करना, सोप वगैरह प्रोवाइड करना। एस्थेटिक अपकीप, बेसिकली टू कीप द होटल और एनी इंटरफेस एस्थेटिक, कि वो सुंदर लगे, इंटीरियर डेकोरेशन करना, प्लांट्स वगैरह लगाना, मेंटेनिंग इंडोरिंग प्लांट्स, अगर इंडोर प्लांट्स है तो उसमें पानी वानी देना, ये सारा काम क्या है, हाउस कीपिंग का होता है। साफ सफाई, सुंदरता रखना, साफ सफाई रखना, ये सारा काम हाउस कीपिंग का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं, रोहन बॉट एन इलेक्ट्रिक आयरन दैट गेव हिम अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। तो रोहन ने एक इलेक्ट्रिक आयरन ली जिससे उसको बहुत तेज झटका लगा ड्यू टू फॉल्ट वायरिंग, क्योंकि उसकी वायरिंग अच्छी नहीं थी। विच कंज्यूमर राइट हैज़ बीन वायलेटेड एंड विच स्टैंडर्ड मार्क शुड बी चेक्ड बिफोर बाइंग। यार ये तो बिना देखे बताओ तुम लोग। एक इलेक्ट्रिक उसने आयरन खरीदी और जब वो उसको यूज़ कर रहा था उसे बहुत तेज शॉक लग गया, उस बंदे को एकदम बहुत तेज शॉक लग गया क्योंकि उसकी जो आयरन थी उसकी वायरिंग बेकार थी। तो बेसिकली ये कौन सा अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। तो यहाँ पे क्या चीज़ मिसी है, कौन सा कह रहा है, विच स्टैंडर्डाइज मार्क शुड हैव बीन चेक्ड। क्या चेक करना चाहिए था इसमें, यहाँ पे ISI मार्क। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस के साथ करते हो तो आपको ISI मार्क को इंश्योर करना चाहिए। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो उसको खरीदने से पहले चेक करना चाहिए था क्या इसमें ISI मार्क है, वेदर द प्रोडक्ट इज ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट। ठीक है। राइट वॉलेटेड, यहाँ पे कौन सा राइट वॉलेट हुआ है, राइट टू सेफ्टी, क्योंकि वो बंदा सेफ ही नहीं है ना, शॉक लग गया। तो राइट टू सेफ्टी, मान लो आज एक गीज़र खरीदा और इस गीज़र में आग लग गई फॉर एग्जाम्पल, या फिर उसमें एकदम ब्लास्ट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ISI मार्क को आपको चेक करना चाहिए कि वो क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। और कौन सा राइट वॉलेट हुआ है, कौन सा राइट यहाँ पे लागू नहीं किया गया, राइट टू सेफ्टी दैट एंश्योर्स दैट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट शुड बी सेफ एंड शुड नॉट बी हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखा, ऐसे केस स्टडी आएगी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू सीक रेड्रेसल, मतलब क्या है यहाँ पे, रेड्रेसल और आपको इन्फॉर्म के बारे में बताना है। राइट टू इन्फॉर्म मीन्स दैट द कंज्यूमर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर क्वालिटी,
क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी। हर चीज़ कंज्यूमर को खरीदने से पहले उसके बारे में पता होनी चाहिए। प्रॉपर इंग्रेडिएंट टेबल बनी होनी चाहिए, कितना मटेरियल लग रहा है, कितनी क्वांटिटी में लग रहा है, क्या क्वालिटी यूज़ हो रही है, कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, क्या एक्सपायरी डेट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एमआरपी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So this is the right of the consumer to be informed. Right to seek redress means if the customer or consumer is exploited, आपने exploit किया है या cheat किया है, right? If a consumer is exploited or sold a defective product, आपने बेकार प्रोडक्ट उसके साथ या आपने चीटिंग कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, ही हैव द फुल राइट टू गेट रिफंड. उसको एक फेयर सेटलमेंट और कंपेंसेशन मिलना चाहिए. कंपेंसेशन मतलब अगर उसे गलत प्रोडक्ट मिला है या फिर उसे वो सर्विस मिली ही नहीं है, तो दे हैव राइट टू गेट रिफंड और रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. या तो उन्हें रिफंड दे दो या फिर उनका प्रोडक्ट बदल दो, 30 रुपये का कोई और आइटम दे दो या पैसे दे दो. सो दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी. और रिपेयर द डिफेक्ट थ्रू कंज्यूमर कोर्ट, या फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, अपनी बात को रखो, राइट टू बी हर्ड आपको मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी और वो लोग भेजेंगे. जैसे आपने लैपटॉप ऑर्डर किया है ना, तो दोबारा वो आपने अगर 3 लाख का लैपटॉप है तो 3 लाख दोबारा तो देंगे नहीं. तो ऐसी जगह पे अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे, ठीक भी नहीं कर रहे, रिप्लेस भी नहीं कर रहे, तो फिर यहाँ पे आप कंज्यूमर किट पे जाके, कंज्यूमर कोर्ट पे जाके यू कैन जस्ट टेल देम दीज आर द प्रॉब्लम, दे विल सेंड अ रिपेयर पर्सन, वो उसको रिपेयर करवा देंगे. ठीक है. वाई इज कंज्यूमर एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम? आज के टाइम पे क्योंकि टू हैव द बेटर चॉइसेस, जिससे वो अपने सही डिसीजन ले. राइट. द मार्केट इज हेविली कॉम्प्लेक्स. आप बताओगे कि मार्केट कितनी कॉम्प्लेक्स है. नाउ देयर आर फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट 100 ऑफ वेरिएशन आर देयर. आज आप चिप्स लेने जाओ, पहले 2 ही 3 में होते थे. लेज हो गई कंपनी, कुरकुरे हो गई, टकाटक हो गई. आजकल इतनी कंपनियां हैं. राइट. तो इतनी कंपनियों में हंड्रेड्स ऑफ कंपनी है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए. सो ऑफकोर्स कंज्यूमर विल गेट कंफ्यूज, है ना. सामने वाला बंदा कंफ्यूज होगा दुकान पे जाके, भाई क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, जैसे हमारे साथ कपड़ों में होता है क्या लूँ क्या लूँ. सो दैट इज बेसिकली कि आपका कंज्यूमर एजुकेशन मिलनी चाहिए, दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर हिम. एग्रेसिव एंड ऑफन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्यों ये एजुकेशन ज़रूरी है? सो दैट उन्हें कोई गलत गाइड ना करे या फिर उन्हें कोई मिसलीड एडवाइज वो एडवर्टाइजमेंट ना दिखे. मैनिपुलेटिंग कंज्यूमर इनटू बाइंग थिंग्स दे डोंट नीड और दैट डोंट वर्क एज प्रोमिस्ड. समटाइम्स ऐसी ऐड लगा दी जाती है जो लोगों को गलत गाइड करती है. तो बोलोगे देयर आर misleading advertisement which manipulate the consumer into getting things by. So that's why there is a need of consumer education. Without education consumer easily fall prey. अगर education नहीं मिलेगी तो consumer will be basically misleaded, उसे गलत गाइड किया जाएगा and they will make a false decision or a और दे विल बाय अ अडल्ट्रेटेड फेक प्रोडक्ट. आजकल अडल्ट्रेशन है, तो बताओगे कि लोगों को अडल्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, जस्ट टू मेक देम अ बेटर चॉइसेस. MCQs पे आ जाते हैं. विच डिपार्टमेंट इज नोन एज द नर्व सेंटर. पता है आपको कि होटल का जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट ऑफिस को क्या बोलते हैं? नर्व सेंटर बोलते हैं. हाउस कीपिंग को तो बोलेंगे नहीं, फूड एंड बेवरेजेस होता नहीं है, तो फ्रंट सेंटर. कंज्यूमर ब्रॉड गोल्ड खरीदा है तो गोल्ड के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड मार्क लगता है प्योरिटी के लिए? AG मार्क एग्रीकल्चर के लिए, ISI मार्क आपका इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट के लिए, FSSAI होता है फूड के लिए, तो फिर हॉलमार्क होता है जो गोल्ड के ऊपर लगता है या किसी भी ज्वेलरी सिल्वर चीज़ों के ऊपर लगता है. द फ्रेज कन्वेट एम्प्रिट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कविट एम्टर, ये जो फ्रेज है किसको बोला गया है? लेट द सेलर बी अवेयर, जो सेलर है जो बेच रहा है उसको अवेयर करा जाए. लेट द बायर बी अवेयर, जो खरीद रहा है उसको अवेयर किया जाए. कस्टमर इज किंग, क्या कस्टमर राजा है? कंज्यूमर राइट. तो बेसिकली केविट एम्प्टर ये बात बोलते हैं कि जो बायर है वो अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी क्वांटिटी है, कितने में बिक रही है, क्या MRP है, एक्सपायरी डेट है, वगैरह वगैरह. द कुकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड इन होटल फॉल्स अंडर विच डिपार्टमेंट. ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कुकिंग करी जा रही है, सर्विस नहीं प्रोवाइड करी जा रही, किचन से लेके वहाँ तक रूम तक नहीं, वो कुकिंग की बात कर रहा है. तो F&B सर्विस नहीं, F&B प्रोडक्शन यस. F&B प्रोडक्शन मतलब फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन, है ना. अगर ये होता कि विच सेक्टर इन द होटल इज वर्किंग फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू द रूम या फिर सर्विसेज, सो वहाँ पे आंसर होता है F&B सर्विस. बट यहाँ पे कुकिंग एंड प्रिपरेशन की बात कर रहा है तो F&B प्रोडक्शन. नेशनल कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन. नेशनल की बात कर रहा है,
अगर वो वर्ल्ड की करे तो अपने पेपर से अगला दिन है आपका 15 मार्च, पर जब वो नेशनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो December 24th। गाइज आई होप यू लव दिस वीडियो। तबीयत सही में जेन्युइनली आपको पता भी चल रहा होगा, नाक बिल्कुल बंद है, काम बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम लोगों को यूनिट 6 भी जल्दी से प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि परसों आप लोगों का एग्जाम है, टाइम कम है। तो डू योर रिविजन। कोई डाउट आता है तो मुझे ज़रूर बताओ, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर ऑल कॉमेंट्स। बाय बाय गाइज।